नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस चैनल पर। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी छात्रों ने अभी तक हमने आपको साइंस की मैराथन प्रोवाइड कराई है, तो ज़रूर आप लोग टाइम निकाल कर उस मैराथन को देखिए। आपको लगभग क्वेश्चन TRE 4 के एग्जाम में वहीं से देखने को मिलेंगे। और आज की क्लास के साथ ही आपका जो विश्व भूगोल का टॉपिक है वो भी आज की क्लास के साथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज की क्लास में बस आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, क्योंकि आज की क्लास के साथ ही आपके सारे क्वेश्चंस विश्व के भूगोल के समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है आज की क्लास का। कहता है कि को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात हम कहना चाहेंगे। आप लोगों से हमारी निवेदन समझिए, कुछ भी समझिए, कि आप लोगों को अगर क्लास या सेशन आपको अंत तक देखने पर हमारा पसंद आता है तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना। तो चलिए आज की क्लास का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध जो है शुभारंभ किया गया था। तो याद रखना इन तीनों चीज़ों का जो है शुभारंभ किया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी, टिहरी बांध आंदोलन का और चिपको आंदोलन का। तो इसलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन पढ़ते हैं, वहाँ से और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन ये सब आपके भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध जो है प्रारंभ किए गए थे। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांधों में से एक है। ये लाइन जरूर याद रखना। सबसे पहले आपसे यही पूछ सकता है एग्जाम में कि आपका सरदार सरोवर बांध है कहाँ, तो आप लोग बताएंगे गुजरात में। और ये जो है आपकी नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांधों में से क्या है, एक है। अब आगे कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत आपके किस वर्ष की गई, ये डेट भी आप लोग जरूर लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये आपके वर्ष 1985 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, तो इनका नाम जरूर आप लोग लिखिए, मेधा पाटेकर के द्वारा, और साथ में कौन थे उनके, बाबा आमटे। ठीक है, इन दोनों के नाम जरूर याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है, नाइट्रेट के कारण या कैडमियम के कारण या फास्फेट के कारण। तो याद रखना ये जो आपका एक रोग है, क्या रोग है, मेथेमोग्लोबिनेमिया, ये आपके जो है नाइट्रेट की दूषित पानी पीने के कारण होता है। चलिए एक्सप्लेन पढ़ेंगे। कहता है मेथेमोग्लोबिनेमिया रोग नाइट्रेट में उच्च पानी और सब्जियों के सेवन, नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने से होता है। जो नाइट्रेट के उच्च स्तर के साथ पानी पीते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य हानि विकसित कर सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे देखते हैं 316 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। कहता है ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे बहुत कम ही एग्जाम है जहां पर ऐसा क्वेश्चन ना पूछा गया हो, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिए। एक बार अपना नाम भूल जाइए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जरूर याद रखना। कहता है परितंत्र में आपके ऊर्जा का प्रवाह बहुदेशिक रूप में होता है या एक देशिक के रूप में या त्रिदेशिक के रूप में। तो याद रखना परितंत्र में जो आपके ऊर्जा का प्रवाह होगा वो हमेशा आपके एक देशिक के रूप में होगा, यानी एक दिशा के रूप में। चलिए एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक देशिक होता है तथा इसमें सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से खाद्य निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 317 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। 317 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है। तो परितंत्र का संगठक के बारे में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप कहता है परितंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक है, एक अजैविक घटक। जैविक घटक जो होते हैं वो आपके कौन कौन से हो जाएंगे। क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परितंत्र के आपके तीनों संगठक हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। कहता है परितंत्र के दो घटक होते हैं, एक आपका जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटकों में आपके हरे पौधे शामिल होते हैं, उपभोक्ता शामिल होते हैं और अपघटक शामिल होते हैं। जबकि अजैविक घटकों में आपके वायु, जल, सौर ऊर्जा तथा ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि आपके किसमें शामिल होते हैं, ये आपके सब अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और देखने को मिल सकता है। आपके एग्जाम में पूछा भी गया ऐसा क्वेश्चन कि जैविक घटक आपके कौन से होते हैं। तो जैविक मतलब याद रखना कौन से, जो भी आपके हरे पौधे होंगे, उपभोक्ता होंगे, अपघटक होंगे, ये सब आप किसके अंतर्गत आएंगे, जैविक घटकों के अंतर्गत।
और जब बात करें आपसे अजैविक घटकों में आपके कौन कौन से, वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक नहीं है। देखिए पूछ लिया गया, अभी आपने एक्सप्लेन पढ़ा होगा अगर अच्छे से तो आप इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो अजैविक कारक नहीं है इसमें से, नमी है, जानवर है, ऊंचाई है। तो याद रखना इसमें से जो आपका अजैविक कारक नहीं होगा तो वो कौन सा नहीं होगा, तो आपके जानवर कहीं नहीं, आपको वहाँ पर एक्सप्लेन में हमने बताया होगा। तो इसीलिए अजैविक कारक आपका कौन सा नहीं होगा, जानवर, क्योंकि ये तो आपका जैविक कारक है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। इसका एक्सप्लेन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन देखते हैं आप क्या क्या कहता है। कहता है सही उत्तर आपका जंतु मतलब जानवर हो जाएगा। अजैविक घटक ये पर्यावरण के निर्जीव भाग होते हैं। जैविक मतलब जो जीवित हो, अजैविक मतलब जो जीवित ना हो, ऐसे याद रखिए आप सीधा सा। ठीक है, तो आप इसके बारे में पढ़ लेना। जैविक घटक अभी हमने आपको बताया है, जानवर, पौधे, कवक और बैक्टीरिया, ये सब आपके किसके हो जाएंगे, जैविक घटक हो जाएंगे। आगे देखते हैं 319 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस आपकी लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो जो आपकी मीथेन गैस होती है ये आपकी लैंडफिल से उत्पन्न वाली गैस होती है। कौन सी गैस, आपकी मीथेन गैस। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कहता है लैंडफिल से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। लैंडफिल अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के बनाए गए गौर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए विस्तारित भंडारण क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है। किसके द्वारा गैस उत्पन्न होती है, आपकी बैक्टीरिया के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब आपकी कैसी गैसें हैं, लैंडफिल गैसें हो जाएंगी। तो इनके नाम जरूर याद रखना, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से बताइए कौन सी लैंडफिल गैस है या नहीं। तो यहाँ पर आप इनके सबके नाम जरूर याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब आपकी कैसी गैसें, लैंडफिल गैसें हो जाएंगी। चलिए 320 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो जंगल की बात कर रहा है और आहार श्रृंखला के बारे में पूछा गया है। तो याद रखना इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले पादप को कौन खाएगा, हिरण, और हिरण को कौन खाएगा, शेर। यही आपके जंगल के आहार श्रृंखला के बारे में बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन देखिए आपका कुछ इस तरीके से रखा है, पादप, हिरण, शेर, यह श्रृंखला जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है। 321 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है। देखिए वहाँ पर जंगल के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा, जब पूछे देखिए दोनों में डिफरेंस जरूर याद रखना। खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, तो इसके लिए जो जवाब आपका हो जाएगा, घास को आपके खाएगा हिरण और हिरण को कौन खाएगा, आपके बाघ। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिए। चलिए देखते हैं। कहता है एक खाद्य श्रृंखला का पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है, जो उत्पादकों से शुरू होती है और प्राथमिक उपभोक्ता, जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ये आपके शाकाहारी होते हैं, और जो आपके द्वितीय उपभोक्ता होते हैं ये आपके मांसाहारी होते हैं। ठीक है, 322 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कहता है पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। क्या विघटित नहीं होगा, तो आपके जीवाणु भी विघटित नहीं होंगे और मृतोपजीवी भी विघटित नहीं होंगे और परजीवी भी आपके विघटित नहीं होंगे। तो इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन पढ़ेंगे, वहाँ से आपको और सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कहता है पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृतोपजीवी और परजीवी क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता है। प्लास्टिक के अपघटित होने में अनेक वर्ष लगता है। इनके रसायन आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ छोटे छोटे घटकों में आपके टूट जाते हैं तथा हमारी खाद्य श्रृंखला में क्या करते हैं, ये प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो आप इसका जवाब आसानी से समझ गए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 323 आपसे क्या कहता है। कहता है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं किसमें शामिल हो जाएंगे, सौर सेल में या पवन चक्कियां या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में। तो याद रखना ऊर्जा के यहाँ पर आपके ऑप्शन 2 सही हैं, ए और बी। तो इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है कि अच्छे ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। ठीक है,
अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछे कि अक्षय ऊर्जा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो आप लोग जवाब देंगे नवीकरणीय संसाधन के रूप में। फिर कहता है इसमें सौर, पवन, भूतापी, बायोमास और जैव अपशिष्ट तथा जल विद्युत आपके शामिल हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 324 नंबर क्या कहता है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो याद रखना, जो आपकी शाखान्वित श्रृंखला होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसको जो है हम लोग आहार जाल बोलते हैं। तो याद रखना, इसका जवाब आपका 324 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेन पढ़ेंगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन का जवाब 100% तैयार हो जाएगा। कहता है कि विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में बहुत अंतर होता है। सामान्यतः प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं को हम लोग जाल बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आहार जाल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 325 नंबर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो याद रखना है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया, 1%। कहता है स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं और इसे हम लोग खाद्य ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कितना, 1% जो है उसे जो हम लोग किस में परिवर्तित करते हैं, आपके खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। देखते हैं 326 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना। कहता है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। तो अमृता देवी बिश्नोई या मेधा पाटकर या सुंदरलाल बहुगुणा। तो इनमें से जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपके बिल्कुल सही, जो आपके चिपको आंदोलन से, ये आपके सीटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चिपको आंदोलन से जो आपका संबंध था वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी का था। ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। कहता है चिपको आंदोलन पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। ये भी पूछ सकता है जो आपका चिपको आंदोलन था ये किससे संबंधित था, तो ये आपके पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। इसका प्रारंभ अगर एग्जाम में पूछे तो 1975 में, और किस राज्य से, तो आपके उत्तराखंड राज्य में। और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा वृक्षों की कटाई से बचाने के लिए शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरा देवी भी चिपको आंदोलन के क्या थे, ये भी आपके नेतृत्व करता थे। किसके, आपके चिपको आंदोलन के। क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर आपके मौजूद होते हैं स्वपोषी या प्राथमिक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता या एक से अधिक। तो याद रखना, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर आपके स्वपोषी मौजूद होते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। कहता है आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर बनाते हैं। उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय स्तर पर मौजूद होते हैं। मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीयक स्तर पर ये आपके शामिल होते हैं। 328 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, ये भी महत्वपूर्ण है। कहता है कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि जो है आपके सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके वो आपके जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कौन करता है, स्वपोषी करते हैं या कुछ जीवाणु करते हैं या जंतु करते हैं। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब उपयुक्त में से एक से अधिक क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्वपोषी भी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपके कुछ जीवाणु भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके क्या शामिल हो जाएंगे, इसमें जीव भी शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए देखा जाए इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है स्वपोषी जीव, पौधे, शैवाल एवं कुछ जीवाणु क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक को कार्बनिक यौगिकों में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ये जीव जो है आपके सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी परिवर्तित करके जीवमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उपयोग आपके खाद्य श्रृंखला में अन्य जीवों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक
सौपोषी भी इसमें सही हो जाएगा और कुछ जीवाणु भी। ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। चलिए एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है सौपोषी जीव, पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। ये जीव सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जीवमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? खाद्य श्रृंखला एवं अन्य जीवों द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, पूछा गया है। तो देखिए आपका ऑक्सीजन चक्र तो हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में, गैसीय जीव भू रासायनिक चक्र, और नाइट्रोजन चक्र भी हो जाएगा। लेकिन आपका जो फास्फोरस चक्र है ये आपका भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो आपसे नहीं वाला जवाब पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखेंगे। कहता है फास्फोरस चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, क्योंकि फास्फोरस और फास्फोरस आधारित पदार्थ आसानी से गैसीय अवस्था में प्रवेश नहीं करते हैं। गैसीय चक्र में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसें भी शामिल होती हैं। गैसीय चक्र में कौन कौन आपका शामिल हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसें आपकी शामिल होती हैं गैसीय चक्र में। 330 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। देखिए खाद्य श्रृंखला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 से 2 100% देखने को मिलेंगे। कहता है खाद्य श्रृंखला में किस ट्रॉफिक स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा स्तर होता है? तो पहले ट्रॉफिक स्तर पर, या शीर्ष ट्रॉफिक स्तर पर, या उत्पादक? तो सबसे ज़्यादा पूछा गया अधिक ऊर्जा स्तर आपका किस में से होगा? तो याद रखना इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो आपका जो उत्पादक होगा उसमें होगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो आमतौर पर पौधे और अन्य प्रकाश संश्लेषकों जीव होते हैं, यानी जो आपके पौधे हैं और अन्य प्रकाश संश्लेषक जीव होते हैं का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र में सभी अन्य पोषक स्तरों के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत प्रदान करती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा स्तर पूछा जाए किस में होगी तो वो आपके उत्पादक में होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कहता है प्रत्येक क्रमिक पोषक स्तर पर ऊर्जा आपकी घटती है। जब ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरित होती है तो केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, बाकी चयापचय प्रक्रियाओं और ऊष्मा में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। देखते हैं आगे 331 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड दोनों प्रकार के रूप में दिखता है? यानी पूछा गया आपका कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड होता है जो दोनों रूप में दिखता है? संख्या का पिरामिड, या जैव भार का पिरामिड, या ऊर्जा का पिरामिड? तो याद रखना इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पारिस्थितिक पिरामिड उल्टा और सीधा रूप में देखे जाते हैं वो आपका संख्या का पिरामिड भी देख सकते हैं, जैव भार का पिरामिड, और इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन पढ़ते हैं इसका, ध्यान से काफ़ी समझना। कहता है सबसे पहले संख्या का पिरामिड आपका क्या होता है? यह पिरामिड प्रत्येक पोषीय स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाता है। यह सीधा या उल्टा हो सकता है। जैव भार का पिरामिड हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो जो आपका जैव भार का पिरामिड है, यह पिरामिड प्रत्येक पोषीय स्तर पर कुल जैव भार दर्शाता है। संख्या के पिरामिड की तरह यह सीधा या उल्टा हो सकता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या कहता है? यह पिरामिड प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है और हमेशा सीधा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब संख्या का पिरामिड आपका उल्टा और सीधा रूप में देखा जा सकता है, और जैव भार का पिरामिड भी। और जो आपका ऊर्जा का पिरामिड होता है ये सदैव सीधा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक
32 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी हो जाएगी? कंचनजंगा होगी या अनाईमुडी होगी या महेंद्रगिरी? तो भारत के पूर्वी घाट की जब कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे सबसे ऊंची चोटी, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। अब आपकी है कौन? तो चलिए उसको एक्सप्लेन में देखेंगे। तो इस क्वेश्चन इसका एक्सप्लेन देखेंगे। कहता है संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी झींदा गिडा है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई 1690 मीटर है। इसे सी ताम्मा कोंड और अरामा कोंड नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाएगा? सी ताम्मा कोंड और अरामा कोंड नाम से भी इसको जाना जाएगा। किसके? आपके जिंदा गिड को। ये आपकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी पूर्वी घाट की। फिर आगे कहते हैं केरल में जो आपकी अनाई मलाई पहाड़ियों में अनाई मुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची, ये आपकी जो है अनाई मुडी है, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो इन दोनों में आप लोग डिफरेंस जरूर याद रखना। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का जवाब आपकी अनाई मुडी लगा देंगे। ठीक है। कंचनजंगा विश्व की तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है बीकानेर में या बाढ़ क्षेत्रों में या अरावली प्रदेश में? तो याद रखना जो आपकी भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है वो आपका इनमें से कोई किसी भी जगह पर नहीं मिलती है। एक्सप्लेन देखेंगे क्या कहता है। कहता है शुष्क बिंदु बस्ती उन स्थानों पर पाई जाती है जो ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित होते हैं ताकि बाढ़ से बचा जा सके और बेहतर जल निकासी हो सके, यानी जल अच्छे से वहाँ से निकल सके। शुष्क बिंदु बस्तियाँ उन क्षेत्रों में बनाई जाती हैं जहाँ बाढ़ का खतरा अधिक होता है ताकि जल भराव से बचा जा सके। बीकानेर थार मरुस्थल में स्थित है जहाँ पानी की कमी रहती है, तो बीकानेर आपका ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर कहता है यह बस्ती एक सूखी जगह पर विकसित हुई है जहाँ भूजल स्रोतों तक आसान पहुँच हो। अरावली पहाड़ियाँ कई ट्राई पॉइंट बस्तियाँ हैं, विशेष रूप से राजस्थान गुजरात में। यहाँ के लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बसते हैं ताकि जल भराव और मौसमी नदियों की बाढ़ से बचा जा सके। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 334 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप क्या क्या कहता है। चंद्रमा सादृश्य ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, पृथ्वी? तो याद रखना जो आपके चंद्रमा के सादृश्य ग्रह हो जाएगा पूछा जाएगा तो आप लोग उसका जवाब देंगे मरकरी, यानी आपका बुध हो जाएगा। कहता है ग्रहों में मात्र बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो चंद्रमा की तरह चरणों में गुजरते हुए दिखाई देते हैं। चंद्रमा का आकार बिल्कुल कैसा होता है? बुध जैसा दिखता है। ये बात जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाए चंद्रमा का आकार किस ग्रह का जैसा दिखता है तो आप लोग जवाब देंगे बुध ग्रह जैसा। आगे देखते हैं क्वेश्चन कहता है तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो जो आपका तेहरान है ये आपके एलबुर्ज पर्वत पर स्थित है। जरूर याद रखना तेहरान मतलब एलबुर्ज। कहता है तेहरान ईरान की राजधानी शहर है। 14 मिलियन लोगों की आबादी वाला यह शहर विशाल, तो ये जो है 14 मिलियन लोगों की आबादी वाला यह शहर विशाल एलबुर्ज पर्वत श्रृंखला तल पर स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या क्या कहते हैं। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो ये आपके भारत के भूगोल में भी शायद क्वेश्चन आया था, तो आप लोगों को पता होगा जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र आपके अफ्रीका की रिफ्ट घाटी हो जाएगी। इसको आप पढ़ लेना क्योंकि हमने क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ही डिस्कस किया है। 337 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? वैध कारण नहीं है पूछा गया। वृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, या कृषिगत फैलाव, या चराई और जलाई जाने वाली लकड़ी एक भी कारण है। तो यही आपका वैध कारण नहीं हो जाएगा क्योंकि चराए जाने से कोई इतना वनस्पति पर आपके फर्क नहीं पड़ता है। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। चराई और ईंधन लकड़ी के संग्रह से वनस्पति और जीवों को बहुत अधिक कमी नहीं होती। ये गतिविधियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए की जाती हैं। अगर चराई सही तरीके से की जाए तो इससे वनस्पति और जीवों को बहुत अधिक नुकसान नहीं होता है, लेकिन अत्यधिक चराई से वनस्पतियों और जीवों को क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। देखिए अगर सीमित मात्रा में चराई होगी तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब अत्यधिक मात्रा में
याद रखना है, अत्यधिक चराई से वनस्पतियों और जीवों को नुकसान पहुंचता है और एक सीमित मात्रा में चराई से आपके जीवों और वनस्पतियों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो आज की क्लास का ये आपका विश्व का भूगोल का लास्ट क्वेश्चन था। आज के साथ ही आपका टॉपिक विश्व का भूगोल जो है समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। तो जो भी छात्र इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, जरूर जुड़े रहिए इसी तरीके से। अगर आपको लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग अपनी इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल ना जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे आप सभी लोगों से।